जावा अपनी अंगरे जावा बल बल जाओ छाप तिलक सब छीन मुझसे मैं मिला के मोरे सपनों में आई के नैना मिला के सपनों में आई। जो खानदानी रईस होते हैं, कौन है वो? उस शख्सियत का नाम है कुमार सत्यम, जिनके खानदानी रईस वाले गाने को, उस गजल को जब लोग सुनते हैं तो रूह तक वो उतर जाती है। हमारे इस खास पॉडकास्ट में आज महान शख्सियत मौजूद हैं। कुमार सत्यम, बहुत स्वागत है आपका आरएनटी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि होली का इस वक्त त्योहार है और पूरे देश दुनिया में होली की धूम है, बिल्कुल, लेकिन मैं आपके जरिए जो आपके दिल में है, सबसे पहले वो एक गजल, उससे शुरुआत चाहूंगा। जो गजल आपने अभी बोली वही। ओके। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहले सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब है झुके हैं पल के, दिलों में उल्फत नई नई। शबीना अदीब जी की है, बहुत कमाल लिखा है उन्होंने। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पल के, दिलों में उल्फत नई नई है। वाह 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 भाई, कमाल है। जब आपको हम सुनते हैं, कई बार आपको हमने टीवी पर, सोशल मीडिया के जरिए जब देखा, आज रूबरू होने का मौका मिला है। खानदानी रईस ये सिर्फ गजल नहीं है, बल्कि आपका नाम जब चर्चा में आया तो पता चला कि आप खानदानी इस वजह से भी हैं क्योंकि आपके दादाजी, बिल्कुल, आपके पिताजी, वहां से उस विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सफरनामा बताएं, फिर और कुछ गजलें। मैं दरअसल बिहार के बांका जिले से हूँ। एक आप लोगों ने सुना होगा समुद्र मंथन जो हुआ था, तो वो जिस शिला से हुआ था ना, वो अभी बहुत विशालकाय पर्वत है, मंदार पर्वत। तो वो मंदार क्षेत्र है, वो मेरा जन्मभूमि है मेरी। और वहां से ही मतलब सर जी फिर झारखंड में एक दुमका, झारखंड की उपराजधानी, दुमका से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। तो जब भी कोई मेरे से पूछता है कि आपका बिहार और झारखंड से क्या ताल्लुक है, तो मैं कहता हूँ बिहार मेरे लिए देवकी है और झारखंड यशोदा है ना। तो वहाँ रहना। गांव गोकुला है? हाँ, गांव गोकुला है, वही बौसी में, बौसी थाने में ही पड़ता है। मंदार क्षेत्र का ही वो गांव है, अंग प्रदेश का। तो गोकुला गांव है और वहाँ पे हमारे जो पूर्वज आज से लगभग 15-16 जनरेशन पहले जो आए थे एक लक्ष्मीपुर स्टेट में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। तो उन वहाँ के जो राजा थे, उन लोगों ने उनको हजारों एकड़ जमीन दी, आप लोग इधर ही रह जाओ। अच्छा। हाँ, तो वहां से फिर हम लोगों उस समय से वहीं पे हैं। और आए हम लोग, शुरुआत हम लोगों की बनारस घराने के संगीत से था। अच्छा। हाँ, मैं बनारस का ही रहने वाला। हाँ, बताइए। तो हमारा घराना जो था बनारस ही था, लेकिन जब अपने संगीत को बुजुर्गों ने ऑफ किया, थोड़ा उसको डेवलप किया, तो अपने एक घराने की नींव रखी जिसको गोकुला घराना। गोकुला घराना जी। अच्छा, गोकुला घराने की खासियत क्या है? मतलब कुछ हर घराने की अलग पहचान होती है। आपने संगीत, जैसा आपने बताया कि बनारस घराने से आपने सीखा, तो गोकुला घराना क्या बनारस घराने की छाप में ही है या कुछ अलग थी? कुछ चीजें तो, क्योंकि देखें जो एक गायकी बनारस घराने की रही है शुरू से, वो तो आएगा ही। लेकिन जब कुछ अलग किया अपने आप को, तो वही थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। बाकी और तो गाना, देखो मेरा मानना यही है कि घराना बस एक जगह की बात होती है ना। बाकी संगीत तो वही है, सारे गामा बाधा नहीं उसको। अच्छा, गजल, सूफी, भजन, सेमी क्लासिकल, इन सब में आपकी महारत है।
महारत नहीं, बस खुद कोशिश कर पसंद रहा हूं पसंद मैं। क्या है, नहीं हमारे लिए तो महारत ही हाँ है। जी जी, आपके लिए चूंकि कलाकार कभी नहीं कहता है, ये बड़प्पन ही होता है कलाकार, वो कभी नहीं कहता है कि नहीं मुझे महारत हासिल हो गई, वो हमेशा क्योंकि सीखता ही देखिए रहता हम है। लोगों ने जब सीखा ना, हाँ। और जब सीख रहे हैं तो आज भी मतलब किसी भी संगीतकार से मिलते हैं तो लगता है कि काश ये वाला मेरे से हो जाता, है ना। तो ये संगीत इतना बड़ा है ना कि बड़े बड़े लोगों के साथ, हाँ, सिंगर्स के साथ आप बैठे हैं, कई कॉन्सर्ट आपने किए, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पसंदीदा गजल गायक कौन लगता है आपको, जो आपको लगता है कि हाँ गजल मेरा गायक आइडियल है? हाँ, अभी के इंडिया में अगर देखा जाए तो हरिहरन साहब, हरिहरन साहब। मतलब कोई दो राय नहीं है कि ही इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी उतनी डीप गजलों की ऑडियंस कम है कम जो है। वो गाते हैं। हम लोग को भी स्टेज पे बहुत लाइट ही गाना पड़ता है, लेकिन हाँ बहुत कमाल है वो। इंडिया में तो मैं नहीं मानता हूँ कि वैसा गाना बजाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आपके कुछ गाने बड़े मतलब, या गजलें कह लें कि बड़े फेमस हो जाते हैं मंचों से, या ऑडियंस में देखता हूं कि डिमांड आती है कि एक बार फिर से या इसको ही सुनाइए, कुछ एक दो उनमें से सुनाइए। हाँ। एक गजल मेरी कंपोजिशन में बहुत सुनते हैं। लोग राहों में कांटे बिछाते हैं, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे। मैंने उनको कभी भी न रोने दिया, मैंने उनको कभी भी न रोने दिया। वो सितम पे सितम हम पे ढाते रहे, वो सितम पर सितम हम पे ढाते रहे। ये गजल बहुत क्या बात है। अच्छा, एक भजन भी आपका प्रभु श्री राम को लेके बड़े चर्चा में था, आपने सितम ढाने की बात कही है। अब तो होली का समय है, इस वक्त रंग वाला माहौल एकदम हो गया है, तो भक्ति, राम, भजन और गजल, इनको जोड़ते हुए कुछ होली से बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल होली भगवान राम से ज्यादा कृष्ण जी के ऊपर गाई गई है, और उनको उनके ऊपर जो होली का वर्णन है, और अलग अलग विद्वानों ने जो वर्णन किया है, चारित्रिक वर्णन हो या व्यवहारिक हो जैसा, तो इसमें क्या बिरज में होली खेले नंदना, बिरज में होली खेले नंदना, ग्वाल बाल संग रास रचावे, ग्वाल बाल संग रास रचावे, नटखट बाल गोपाल बिरज में होली खेले नंदना, बाजत ढोलक झांझ मजेरा। इसमें भी होली को भी अगर गाया जाए तो राग का पीलू से इसमें किस तरह मतलब राग तोड़ी का इसमें मिश्रण है। बाजत ढोलक झांझ मजेरा, गावत सब मिलाज कबीरा, गावत सब मिलाज कबीरा, नाचत दे दे ताल बिरज में होली खेले नंद लाल, बिरज में होली खेले नंद लाल, भर भर मारत रंग पिचकारी, भर भर मारत रंग पिचकारी, भीजे सब ब्रज के नर नारे, भीजे सब ब्रज के नर नारी, उड़त बीर गुलाल बिरज में होली खेले नंदलाल। कमाल है भाई, यही जो ये सुर है, ये जो अंदाज है, ये फिदा कर देता है लोगों को। मैंने जब आपको पहली बार सुना था जी, आज मिल रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ और आपके सामने बैठ के जो है गजल सुन रहा हूँ, तो एक वर्ग मैंने देखा, युवा वर्ग, वो खासतौर से मतलब बहुत अटैच्ड है आपसे। हाँ। आपका खुद का अनुभव क्या है कि मतलब आज के दौर में जब म्यूजिक का बड़े आयाम हो गए हैं, बड़ा बदलाव आ गया है, टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल होता है उसमें,
कौन सा एक वर्ग है जो आपको टच करता है कि हाँ वो सबसे ज्यादा प्रभावित आपसे होता है? युवा जनरेशन जो है, यंग जनरेशन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या Young पसंद generation उनको जो है, आता है? एक तो क्या है कि मैं भी वो इसलिए भी पसंद आते हैं वो लोग, हाँ। और दूसरा ये कि मैंने एक जो प्लान रखा था ना कि गजल को जो एक स्टीरियोटाइप गजलें गाई जा रही हैं, चलता आ रहा है जो उस्तादों ने गाया है, म्यूजिक अभी उतने डीप लेवल पे ऑडियंस के पास पहुंचाना बहुत मुश्किल है ना। उसको अगर मैं कोई एक गजल पुरानी अगर ऐसी लेके बैठूं तो शायद मुश्किल है लोगों को समझा, क्योंकि इतना फास्ट हो गया है समय, जहाँ पे हम उस समय में है कि 30 सेकंड के रील में भी अगर शुरू का 5 सेकंड अच्छा नहीं लगता है तो लोग स्किप कर देते हैं। बिल्कुल सही बात। ये और ये सोशल मीडिया आने का एक ये डिसएडवांटेज हुआ है। एडवांटेजेस भी बहुत है कि हम लोग भी आ गए उसके साथ साथ, है ना। लेकिन उसमें मैंने क्या किया ना कि गजल को बड़ा लाइट किया कि एक तो सिंपल वर्ड्स, जो पुराने बहुत सारे गजलें आप सुनेंगे तो मतलब गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया, हम ऐसे महवे नजारा में थे कि होश आता मगर तुम्हारे तगाफुल ने हम होशियार किया। तो क्या बड़ा है, लेकिन शेर कितना बड़ा है, लेकिन सबको आप बता नहीं सकते, है ना, कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। उसके लिए निकलना खुल्द आपको बताना पड़ेगा कि भैया खुल्द जो है हेवन को कहा गया, स्वर्ग को कहा गया। मैंने क्या किया ना कि ऐसे ऐसी छोटी, मतलब कि आज एक हादसा हो गया, मुझसे मेरा पता खो गया, क्या बात। एक सिंपल सा है, आपको याद भी हो जाएगा। तो ये मेरी कोशिश रही, और मतलब कि इसमें मतलब कि कामयाबी भी मिली कुछ हद तक कि युवा जनरेशन आज जो है, यंग जनरेशन सुन रही है मुझे, और ये खुशकिस्मती है मेरी, और कहें तो माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। इसमें कोई शक नहीं है कि माँ सरस्वती का और आपके गुरुओं का, आपके परिवार के बुजुर्गों का, सबका आशीर्वाद है, और वहीं प्रेम लोगों का भी आपसे जुड़ता जा रहा है। अच्छा, कुछ गजलें ऐसी हैं कि मैंने सुना है कि लोग रो देते हैं, या आप जब गाते हैं या गुनगुनाते हैं तो मतलब बरबस आंसू निकल जाते हैं। कुछ ऐसी भी सुना दीजिए, लेकिन थोड़ा सा उत्साही माहौल भी रहे होली वाला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक गजल यशवंत सिंह साहब ने गाई थी जी, तो उसको मैंने जब गाया तो मतलब कि लोगों का मानना है, लोग कहते भी बहुत मुझसे कि सर हमने यशवंत सिंह साहब को नहीं सुना था उतना, लेकिन आपने जब गाया तो, और वो सच्चाई भी है कि बिलियंस में उसके व्यूज गए अलग। हाँ, उसमें था, लेकिन ये मैं पूरा का पूरा क्रेडिट यशवंत सिंह साहब को ही दूंगा, क्योंकि हाँ नहीं, उन्होंने इसकी नींव रखी, उन्होंने गाया है तो लेना भी चाहिए। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता, गाँव मेरा मुझे याद आता। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुनाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता। बहुत सुना है लोगों ने, बहुत प्यार दिया है इसको। पर बस ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि इसको सुनने के बाद लोगों के आंसू निकल जाते हैं या एक अलग सा माहौल बन जाता है। अच्छा, कुछ अपने बारे में आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि युवाओं का ज्यादा आपसे जुड़ाव है, लेकिन आप बिहार से या झारखंड के हिस्से से निकलकर सफर करते करते मुंबई और फिर उसके बाद देश दुनिया का आप ट्रेवल कर रहे हैं। मैं आपका एक पुराना लेख किसी ने लिखा था, उसको मैं देख रहा था, 2022 में आसपास जो था वो लेख, और उसमें था कि 3000 से ज्यादा, 3000 से भी ज्यादा कंसर्ट उस समय आप कर चुके थे। हाँ, बिल्कुल। अब भी मुझे लगता है कि माशाल्लाह ये आंकड़ा अब क्योंकि कॉन्सर्ट हो गया, हो ही गया होगा। हाँ। तो कैसा ये सफरनामा कैसा रहा? चुनौतियां भी रही या आशीर्वाद मिलता ही चला? एक जब नाम बन जाता है तो चुनौतियां थोड़ी कम हो जाती हैं, उस वक्त की चुनौतियां अलग होती हैं, और जब उतना नाम नहीं होता है तो उस वक्त की चुनौतियां अलग होती है। आपको जैसे कहीं पे लोकल आर्टिस्टों के बीच में है, वहाँ पे एक अलग पॉलिटिक्स चल रही होती है। लेकिन क्या था कि हम चूंकि ऐसे घर से थे जहाँ पे पिताजी का एक अपने शहर में नाम था संगीत में, तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं हुई। नहीं। और एक जो चुनौतियां संगीतकार
या किसी को भी संगीतकार बनने में आती है वो है कि म्यूजिक अच्छा सीखा कैसे जाए, तो वो चुनौती नहीं रही। चुनौती बुजुर्गों ने अच्छा सिखाया, दादा पंडित रामाशीष महाराज और पिताजी पंडित ललन जी महाराज लोगों ने इतना अच्छा सिखाया कि मतलब वो ट्रेनिंग नहीं मिलती है लोगों को। और सीखना तो खैर कभी कम नहीं हो सकता, वो लोग रहे नहीं दुनिया में, लेकिन इतना जरूर कहते थे मेरे पिताजी कि किसी भी संगीतकार से मिले तो कुछ ना कुछ सीखना। नहीं, अच्छी बात है। और ये जो आशीर्वाद मिलता है, जो इस तरीके से सुझाव बुजुर्गों के मिलते हैं, वो सफर को आसान भी बनाते हैं मुझे लगता है। बिल्कुल। अच्छा, आपका पसंदीदा सिंगर कौन है, अगर आपको लगे जो है फिलहाल? नहीं, मतलब सिर्फ गजल में नहीं, सिंगिंग के हिसाब से जो अलग अलग विधाएं हैं उसमें आपको खुद कौन सबसे अच्छा लगता है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब आई लव अरिजीत सिंह। सोनू निगम साहब का जवाब नहीं है, वो तो ऑल टाइम फेवरेट रहेंगे सारे 90s के जो है उनके। सोनू निगम जी, श्रेया जी बहुत कमाल गा रही हैं ये लोग। अच्छा, जब किसी फिल्म का या सिंगिंग का जिक्र होता है तो अनायास ये इमेज बन जाती है कि मुंबई। लेकिन हमारी जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, आप बिहार से आते हैं, पूर्वांचल का हिस्सा जो है, तो यूपी बिहार, इसमें आप लोगों का मतलब कुछ कनेक्शन अभी है भोजपुरी से भी रिलेटेड? उसके हिसाब से भी कुछ संगीत है? भोजपुरी से पर्सनली मेरा उतना ताल्लुक है नहीं। और हाँ, वहाँ के आर्टिस्ट लोग जो हैं, जो सुपरस्टार लोग हैं, परिचय है उनसे, बातचीत होती है और प्यार भी है, लेकिन उतना तारुफ नहीं है। उनका काम अलग है, हमारा काम अलग है, तो ना है। अच्छा, बदलते दौर में बदलाव कैसा है गजलों में? देखिए, हर दौर में चीजें बदलेंगी और बदली हैं। पुराने समय में जो गजलें गाई गई, अगर देखें आप तो जितने गजल सिंगर हुए हैं, चाहे वो मेहदी हसन साहब हो या गुलाम अली साहब हो, जग्गी सिंह साहब हो या फिर पंकज उदास जी हो, बदलाव सबने लाया है ना। और मतलब कि उस समय भी क्रिटिसाइज करने वाले लोग रहे होंगे कि ये गजल थोड़ी है, जैसे पंकज उदास जी बहुत लाइट गजलें गाते हैं, है ना। उसमें भी लोगों ने बोला ही होगा और बोले भी थे। हर दौर में होते हैं, आलोचक होते हैं। हाँ बिल्कुल। गुलाम अली साहब क्लासिकली बड़े तैयार थे, मेहदी हसन साहब और भी डीप थे, है ना। तो हालांकि गजल बहुत पुरानी गायकी है नहीं, क्योंकि अगर सबसे बड़ा नाम गजल में सबसे पहले किसी का हुआ तो मेहदी हसन साहब का ही। बिल्कुल। उसके बाद आए जो गुलाम अली साहब, जिन्होंने थोड़ा सा लाइट किया। उसके बाद जग्गी सिंह साहब आए जिन्होंने और भी लाइट कर दिया। उसके बाद पंकज उदास साहब उसी दौर के रहे, तो उन्होंने कम्प्लीटली लाइट ही गाया, चांदी जैसा रंग है तेरा वगैरह। और फिर हम लोग हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं उसमें। तो इसी बात पे वो शहर वाला हो जाए, हम तेरे शहर में आए, गुलाम अली साहब की याद आई। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कप कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले। आज इज़हार ख़यालात का मौका दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर। ये सुनना उतना ही सुकून मिलने जैसा है जैसा कि आप शायद सपने में कुछ जी रहे हो। शहर वाला जब आपने जिक्र किया कि हम तेरे शहर में आए हैं, और फिर उसके बाद आता है आपका एक बड़ा मशहूर है कि याद याद याद, ये भी गुलाम अली साहब की है। ये गुलाम अली साहब को उस दौर में जिन लोगों ने सुना तब भी ये इतनी ही चर्चित थी, और आज भी लोग उतना ही सुनना चाहते हैं आपके जरिए। मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों के लिए एक बार फिर से तड़प इश्क के दिल से सही नहीं जाती, कि जान दे के भी दीवानगी नहीं जाती। न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा, जहाँ से लौट के कोई सदा नहीं आती। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी
याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। कमाल है। इसको सुनने के बाद मतलब फिर से मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद मैं गुलाम अली साहब को ही सुन रहा हूँ, या मैं कह सकता हूं कि कुमार सत्यम ने वो मकाम हासिल किया, वो आवाज हासिल की, वो अंदाज हासिल किया, और शायद और बड़ा नाम हो, अपने घराने का भी नाम और रोशन करें। कुमार भाई, अब यहाँ पर जो आजकल के दौर के जो गाने बन रहे हैं, बड़ा कहा जाता है कि बड़ा फास्ट म्यूजिक है, शब्दों का चयन आपने देख लिया है कि क्या है। ठीक है, आज के युवा वर्ग को पसंद भी आता है और उसको आना भी चाहिए पसंद, उनका अपना टेस्ट है। लेकिन जब आप लोग गजल गाते हो और इस तरह के गाने जब आप सुनते होगे, तो आप लोगों को खुद नहीं लगता है कि मतलब थोड़ा ट्रैक से आप भटक गए हैं या ये लोग भटक गए हैं? नहीं, देखिए क्या है ना कि हम लोग इतना सुनते नहीं, सच्चाई है कि मतलब भटकने का डर है। हाँ, भटकने का डर है ना, मतलब कि क्या ही करेंगे सुन के, मतलब वो जितने छोटे लेवल की वो पोइट्री है, वैसी बातें हम लोग आम दिन में भी बोलचाल में नहीं करते। सही बात। तो जहाँ पे हमने मिर्जा गालिब साहब को पढ़ा है, अहमद फराज साहब को पढ़ा है, वसीम बरेलवी साहब को हम लोग पढ़ते हैं, इतने इतने शायर हैं। और मैं जिस धरती से आता हूँ वहाँ उस धरती के हैं राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। तो मैं ब्लू है पानी और 4 बोतल वोडका, तो मेरे से तो नहीं सुना जाएगा और पढ़ा जाएगा, है ना। बाकी ठीक है जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि इसमें मेरा जो मानना है, जो मेरी अपनी सोच जाती है, वो है शिक्षा का गिराव, बिल्कुल। और शिक्षा ये नहीं कि MA BA कर रहे लोग, या एक नैतिक शिक्षा जो हमारे समय में या आप लोगों के समय में, जो हम लोग पैदा हुए तो हमारे घर में जो बुजुर्ग थे या आसपास का जो माहौल था, वो लोग कविताएं पढ़ने वाले लोग थे, बिल्कुल, है ना। और बताते थे कि उसको पढ़ो, है ना, उसको पढ़ो, ये करो वो करो। और अभी शायद माँ बाप इसी में बिजी हैं कि बच्चा किसी तरह होमवर्क कर ले स्कूल से जो मिला है, और ये अलग प्रेशर है अभी पेरेंट्स लोगों पे कि कल बच्चे को ये ड्रेस लगा के भेजना है स्कूल, है ना, क्योंकि कल स्कूल में कुछ ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो इन चीजों से वंचित हो जा रही है आज की जो जनरेशन है। तो जो मिल जा रहा है उनको, वो उसको सुन ले रहे हैं, कर रहे हैं, और वो इजी भी लग रहा है उनको, क्योंकि सोच ही उतनी है, सोच को ही सीमित कर दिया गया है। और मेरा मानना है कि अगर सोच ही आपका विकलांग हो जाएगा तो फिर मुश्किल है। आगे क्या प्लान है आपका? क्योंकि गजल से तो आप जुड़े हुए हैं, सूफी आप लगातार गा रहे हैं, अलग अलग देशों में भी जा रहे हैं। कितना मतलब आपको खुद लग रहा है कि हाँ एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है गजल गायकी के लिए? क्योंकि बीच का एक दौर था जिसमें गजल थी, लेकिन उसको सुनने वाले शायद लिमिटेड ही लोग रह गए थे। क्या उसमें कुछ बदलाव आ रहा है? बहुत बदलाव है। मैं आपको बताया हमारे बातचीत के दौरान कि 2.5 महीने से मैं मुंबई घर नहीं गया हूँ, मतलब कि, और बाहर से ही मतलब कपड़े भी खरीद के मैं कॉन्सर्ट्स भी कर ले रहा हूँ। क्या बात है? कि मतलब फ्री, पता है कि अभी नहीं फ्री। देखो आज दिल्ली में हूँ, अब प्लान था कि दिल्ली से होली करेंगे, आप लोगों के साथ बैठेंगे, और उसके बाद फिर मुंबई निकलना है, अच्छा। फिर अब बैंगलोर निकलना है यहाँ से। तो ये मतलब मेरे लिए तो खुशी की बात है ही, लेकिन गजल के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि लोग गजल को इतना सुन रहे हैं। तो ये मुझे बड़ी सुकून है इस बात का कि लोग सुन रहे हैं, बड़ा सुकून मिलता है, और बहुत अच्छा सुन रहे हैं लोग, बड़े पैमाने पे सुन रहे हैं। कि जहाँ पे महोत्सव में कोई गजल सोचता भी नहीं था कभी, मैं लास्ट के 1 महीने से मैंने 4 से 5-6 महोत्सव किए हैं मैंने। क्या बात? बड़े बड़े, जहाँ पे 25-25 हजार ऑडियंस रही है कमाल गजल के लिए। तो 25,000 सामने से सुनते हैं, फिर आपको सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, तो मतलब एक बड़ा बदलाव आया है। बड़ा बदलाव आया है, लोगों का जो मन है वो भी बदला है उससे। अच्छा, कुछ आपका अपना पसंदीदा सुनाइए, जो खुद आपको पसंद है, बहुत दिल के करीब। बिल्कुल। ये गजल है लिखी हुई इमरान राही साहब की। अच्छा। और ये मेरी ही कॉम्पोजिशन है। क्या और ये मैंने इसको किया है जोग में, राग जोग कहते हैं हमारे में। जिसकी रही तलाश वो चेहरा नहीं मिला, हम जिसके हो सके कोई ऐसा नहीं मिला, जिसकी रही तलाश वो चेहरा नहीं मिला।
इसका जो शेर है वह कमाल है। दुनिया में यूं तो प्यार की छाँव मिले मगर, सारे लोगों को प्यार मिल जाता है जिनको जितना चाहिए होता है ना। वही कहना है कि दुनिया में यूं तो प्यार की छाँव मिली मगर, दुनिया में यूं तो प्यार की छाँव मिले मगर, माँ जैसे साहिबान का साया नहीं मिला, माँ जैसे साहिबान का साया नहीं मिला, हम जिसके हो सके कोई ऐसा नहीं मिला, जिसकी नहीं तलाश चेहरा नहीं मिला। क्या मुझे बहुत पसंद है ये रत्न, अद्भुत है। और जब हम होली के दौर में इस बात को कह रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे एक चीज याद आती है। आपने बनारस का जिक्र किया कि वहीं आप उस घराने से ही है। मैं खुद बनारस का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ बनारस में गाली वाली होली बड़ी मतलब पब्लिकली आप उसको सुना भी नहीं सकते, लेकिन वहां पर लोग सुनते हैं और बड़े बड़े नेता, अधिकारी, सांसद, विधायक सब आते हैं और सब एक समान है, सबको उसी तरीके से किया जाता है। आपका भी कोई एक शायद गजल है, आप ज्यादा बेहतर में काहे देत गारी, कुछ ऐसा? नहीं, होली एक आपको सुनाता हूँ मैं, है ना, कि मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के, उनके पीछे मैं चुपके से जाके, लोग दरअसल रंग लगाते हैं पीछे से जाके, गालों पे गुलाल मलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए भाव क्या है। उनके पीछे मैं चुपके से जाके, ये गुलाल अपने तन से लगा के, तो रंग दूंगी उन्हें मैं लिपट के, मोरे कान्हा जो है पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के। अब प्लानिंग कैसी है कि जो उन्होंने अगर जोरा जोरी, छीनी पिचकारी बैया मरोड़ी, तो रंग दूंगी उन्हें मैं, तो गारियां मैंने रखी है रट के, मोरे कान्हा जो आए पलट के, मोरे कान्हा जो, मोरे कान्हा जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के। क्या बात है, क्या बात है। अब की होली में खेलूंगी डट के, होली डट के ही खेलना है भाई। और कुमार भाई का आज हमें साथ मिला, उनको सुनने का हमें मौका मिला। कुमार भाई, अब जो आने वाला एक दौर है जी, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि होली को लेके हमारे जो हिंदू रीति रिवाज के त्योहार है उनको लेके एक बड़ा बदलाव आया है। बीच में कुछ भटकाव भी था, लेकिन अब बदलाव है। आपको खुद क्या लगता है कि हाँ, इससे जो संगीत है, संगीत की विधा है और उससे जुड़े लोग हैं, वो चाहे सूफी वाले हों, वो चाहे गजल वाले हों, वो चाहे सेमी क्लासिकल वाले हों, इन लोगों के लिए कितने प्लेटफॉर्म और खुल रहे हैं, और खासतौर से सोशल मीडिया के जरिए? होली एक बहुत बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म है संगीत के लिए, है ना, क्योंकि पुराने समय में ध्रुपद धमार गाए जाते थे। धमार अगर देखा जाए तो धमार में होरी भी गाई जाती, होरी भी गाई, है ना, और ध्रुपद धमार सबसे प्राचीन गायकी में से है। तो कह सकते हैं कि होली एक वैसे ही धीरे धीरे लाइट होता गया। होरी गाई जाती है, मतलब जिस तरह से कव्वाली गाई जाती है, कजरी गाई जाती है और ठुमरियां गाई जाती है, वैसे ही होरी भी गाई जाती है। कि अगर दादरा भी गाया जा रहा है तो आपको मैं एक बताता हूँ, एक बड़ा ये फेमस सा है कि रंग सारे गुलाबे चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया, मोहे मारे नजरिया सावरिया, जाओ जी जाओ करना बतिया, जाओ वहाँ जहाँ बिताई रतिया, हे जी बाली है, हे जी बाली है, हे जी बाली है मोरी उमरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया। ये दादरा है, ये है ना, लेकिन होली है, होली है, बिल्कुल होली है।
अद्भुत है, आपको सुनना वाकई अद्भुत है। और मुझे पता है कि वक्त की थोड़ी पाबंदी है आपको ये भी, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ और ऐसी चीजें, कुछ गजलें जो कि आपको लगता है कि हाँ शायद एक मैसेज भी दे रही है आज के दौर में, कुछ आपकी तरफ से भी शायद कंपोजिशन करके जो आप मैं मोस्टली स्टेज पे दो चार जो लोग फेमस सुन रहे हैं, उसके बाद तो फिर हम अपनी कंपोजिशन तो मैं चाहूंगा वही कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मदने द साने द मदने द गार मारे रे सा, मोहब्बत में आंसू पिए जा रहे, क्या बात है, मोहब्बत में आंसू पिए जा रहे, मोहब्बत में आंसू पिए जा रहे, तुम्हें याद करके जिए जा रहे, कमाल, तुम्हें याद करके जिए जा रहे। मोहब्बत मुसीबत है, आफत बना है। शेर इतना खूबसूरत है, सारी दुनिया ये कहती है कि मोहब्बत मुसीबत है, आफत है, बला है, मत करो, लेकिन करना सबको चाहिए। मोहब्बत मुसीबत है, आफत बला है, मोहब्बत मुसीबत है, आफत बला है, कहे जा रहे हैं क्या बात है, कहे भी जा रहे हो और किए भी जा रहे, कहे जा रहे हैं किए जा रहे, तुम्हें याद करके जिए जा रहे हैं, मोहब्बत में आंसू पिए जा रहे। कुमार भाई, मुझे लगता है कि अगर मैं बात करना आपसे जारी रखूंगा तो सारा जो दिन है वो निकल जाएगा, कम पड़ेगा, और आपके पास गजलों की भी कोई कमी नहीं, गायकी की कोई कमी नहीं है। अब इस पॉडकास्ट को हम खत्म करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो आखिरी छाप तिलक से। बिल्कुल हाँ। जो वैसा जानती कि प्रीत के दुख हो, तो नगर ढिढोरा पीटते कि प्रीत न करियो। छाप तिलक सब छीने रे मुझसे नाम लगे, छाप तिलक सब छीने रे मुझसे नाम लगे, मैं नाम लगे मोरे सपनों में आई के, नैना मिला के सपनों में आई के, मतवारी मतवारी कर दे मेरे मुझे नैना के, छाप तिलक सब छीने मेरे मुझसे नैना मिला के। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग दे जावा, बल बल जाऊं तोरे रंग रे जावा, अपनी अपने से रंग दे मेरे मुझे, मैं ना मिला के छाप तिलक सब छे मेरे मुझसे, मैं ना मिला। क्या बात, क्या बात। थैंक यू। आर्यन टीवी के दर्शकों के लिए होली की शुभकामना आप देते हैं। बिल्कुल, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और जितना धूमधाम से होली मना सकते हैं मनाएं, कोई रुकावट नहीं है, साल में एक दिन आता है, और बिल्कुल अपने धर्म का पालन करें। कमाल कर दिया सत्य भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपको भी आने के लिए, बढ़िया खूबसूरत लम्हों के लिए, थैंक यू। और हमारे दर्शकों के लिए जो आपने संदेश दिया है। सत्यम भाई को हम आगे भी सुनते रहेंगे। मुझे लगता है कि आज मेरी पहली इनसे मुलाकात है, लेकिन ये सिलसिला अब आगे जारी रहेगा, और जब सत्यम भाई को हम सुनना चाहेंगे वो जरूर हमारे दर्शकों के लिए आएंगे। दिल्ली आऊंगा तो एक बार आपको इत्तला करूंगा मैं। बहुत शुक्रिया सत्यम भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।